हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। हमने स्टार्ट की हुई है अपनी मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा पार्ट 3 रहेगा, टॉपिक दैट इज तुगलक डेंसिटी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, तुगलक डेंसिटी, जो हमारा क्या है पार्ट 3 है किसका, मेडिवल पीरियड का। पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्टली आप वो देख लो, उसके बाद इसके ऊपर मूव करो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तुगलक डेंसिटी का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। हमने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था T13, मतलब जो इसका लास्ट टाइम पीरियड है वो कितना है, T13 तक है। मतलब 1320 से शुरू हुई है और कहाँ तक जाएगी, 1430 तक, 13 तक जाएगी। 1320 से 1413 तक का इसका टाइम पीरियड है। ये वाली जो डेंसिटी है, तुगलक पीरियड की जगह तुगलक डेंसिटी लिख देते हैं टॉपिक। जो तुगलक डायनेस्टी है ये हमारी सबसे बड़ी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत पीरियड की। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम सर्व करने वाली डायनेस्टी यही है हमारी पूरे किसकी, दिल्ली सल्तनत पीरियड की। तो ये याद रखना है, सबसे बड़ी डायनेस्टी यही है। अब इसके फाउंडर की बात कर लेते हैं। इसका फाउंडर कौन है, गाजी। इस सबसे पहले जो करेक्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, गाजी। ये इसका क्या है, फाउंडर है किसका, तुगलक डायनेस्टी का। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो कितना रहा है, 1320 से लेके 1325 तक का टाइम पीरियड रहा है। 5 ईयर्स सर्व करे हैं इसने। जो इसका रियल नेम है, कई बार वो पूछ लेते हैं गाजी का रियल नेम क्या है, तो आपने याद रखना है गियासुद्दीन तुगलक। क्या है, गियासुद्दीन तुगलक, ये इसका क्या है, रियल नेम है। उसके बाद इसका बेटा, उसका नाम याद रखना है। जो इसका बेटा था उसका नाम क्या था, जियोना खान। क्या है, जियोना खान। वो कौन है, इसका सन है, किसका, गाजी का सन है। बाकी एक बुक है इसके बारे में जो फेमस पॉइंट अपने माइंड में रखना है। बुक का नाम है सफ़रनामा। क्या है, बुक का नाम सफ़रनामा, बुक का नाम है। इस सफ़रनामा का जो कह सकते हो आप कि जो राइटर है, फेमस राइटर है, वो कौन है, बतूता। इस सफ़रनामा में जितने भी इन दोनों के किस्से हैं, गाजी और उसके बेटे के जियोना खान के, वो सारे के सारे किस्से इस बुक में लिखे हुए हैं। इस बुक का नाम याद रखना है, सफ़रनामा, और राइटर कौन है, बतूता। इसमें इनके सारे किस्से लिखे हुए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जियोना खान, क्योंकि जैसे गाजी है वो बैठा हुआ था, पर इसके सारे के सारे वर्क कौन करता था, जियोना खान करता था। जितने भी इसके वर्क थे, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क थे या कोई भी काम थे, ये सारे के सारे कौन करता था, जियोना खान करता था। अब जो तुगलक था, ये गाजी था, वो कब मरा था, 1325 में मरा था। हमने देखा था ना 1325 तक का इसका सर्विंग पीरियड है। ये इसमें इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। रीज़न क्या है, जो डेथ हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि ये गिर गया था फ्रॉम द हाई पवेलियन। डेथ हो गई थी, फॉलिंग हो गई थी फ्रॉम द हाई पवेलियन। और कई बार ये भी कहा जाता है, इसके जो बुक है बतूता की, ये सफ़रनामा, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इसके मरने का कारण था कहीं ना कहीं जियोना खान था। जियोना खान ने षड्यंत्र रचा था, अरेंज किया था इसके मरने का, और इसको मारा गया था बाय द जियोना खान। तो यहाँ पे इसका गाजी का जो है वो टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है। इसने बस इसमें यही इतना ही पढ़ने वाला है। अब सेकंड कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट आ जाता है दैट इज़ जियोना खान, जिसके बारे में अब डिस्कशन चलेगी। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी डायनेस्टी का। जियोना खान का टाइम पीरियड याद रखना है, 25 से शुरू हुआ था 51 तक। कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 51। एक तरह डबल ही लगा लो, 25 का डबल 50 और उसमें 1 ऐड कर दिया, 51 तक। इसका भी रियल नाम आपको पता होना चाहिए। इसका रियल नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक इसका रियल नेम था। दोनों का रियल नेम पूछ लेते हैं, इसलिए दोनों का रियल नेम आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक इसका रियल नेम था। जो ये था, इसको हम क्या बोलते थे, वाइजेस्ट फूल किंग था। मतलब ये वाइजेस्ट था, बहुत ज़्यादा दयालु था, पर इसको फूल किंग के नाम से जाना जाता था। कि मतलब जो भी ये काम करता था, सारे के सारे काम इसके उल्टे पड़ जाते थे। मतलब अगर इसने काम क्या किया, जैसे कैसे कहा जाता है कि ये उल्टे पड़ जाते थे। और एक और चीज़, वाइजेस फूल के साथ इसको पागल तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। पागल तुगलक के नाम से भी इसको जाना जाता है।
फेमस है पागल पागल तुगलक के लिए भी। कौन? जियोना खान, जो क्या कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। इसको पागल तुगलक भी बोला जाता है। इसने क्या करा था? अपनी किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से वर्क करने के लिए इसने अपनी कैपिटल ही चेंज कर दी थी। तो सबसे पहला पॉइंट, इसको फूल किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बहुत काम करे थे कि हाँ मैं ऐसे करूँगा, इससे मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलेगा, पर हर काम उसके क्या पड़ जाते थे? उल्टे पड़ जाते थे। सबसे पहले इसने क्या करा था? अपनी कैपिटल दिल्ली को किस में कन्वर्ट कर दिया था? दौलताबाद में कन्वर्ट कर दिया था। याद रखना, दिल्ली को किस में कन्वर्ट कर दिया था? दौलताबाद में कन्वर्ट कर दिया था। बट इसका प्लान फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर अरेंजमेंट्स नहीं थे, सप्लाई अरेंजमेंट्स नहीं थे, जिससे काफ़ी लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई जैसे ही कैपिटल चेंज हुई। तो इसके प्रोजेक्ट्स की वजह से इसने 2 न्यू किंगडम बनाए। होल साउथ इंडिया को इसने 2 किंगडम्स में इमर्ज कर दिया था। वो 2 किंगडम्स आपसे पूछते हैं कि वो 2 किंगडम्स का नाम क्या है। पहला किंगडम इसने बनाया विजयनगर। विजयनगर। टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं। विजयनगर किंगडम कौन से टाइम पीरियड में, कौन से ईयर में बनाया था? तो ये कब बनाया था? 1336 में, 6 साल बाद। 25 में ये बैठा था, 36 में इसने पूरे साउथ इंडिया को 2 इसके प्रोजेक्ट्स की वजह से पूरा जो साउथ इंडिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया था? इंडिपेंडेंट हो गया था और 2 किंगडम्स में बट गया था। एक किंगडम क्या था? विजयनगर, और दूसरा किंगडम क्या था? बामनी। दूसरा किंगडम क्या था? बामनी। और जो ये बामनी किंगडम है ये कब इमर्ज हुआ था? 1347 में। लर्न कर सकते हो, 1947 से 1347 में ये हुआ था। इसके अलावा जियोना खान ने अपने ही टाइम पीरियड में क्या इस्टेब्लिश कराया था? एक न्यू डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कराया। उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट आ गया था इसके टाइम पे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ गया था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो पढ़ने के लिए है। उसका नाम उस टाइम क्या रखा था? दीवाने कोही। क्या रखा था नाम? दीवाने कोही। दीवाने कोही उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम रखा था, जो किसके टाइम पीरियड पे आया था? जियोना खान, मोहम्मद बिन तुगलक, जो पागल तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसके टाइम पे आया था। फिर उसके बाद अब थर्ड कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इस डायनेस्टी का थर्ड कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अब हमने देखा था उसका जो टाइम पीरियड था 51 तक रहा था, सर्व करा था। तो ये 51 से स्टार्ट हुआ, 51 से 88 तक रहा। इसने कितनी देर सर्व करी? 51 से 88 तक। अब इसमें करेक्टर, मतलब ये क्यों पूछा जाता है एग्ज़ाम में फिरोज शाह तुगलक? क्योंकि इसकी जो मदर थी, जो फिरोज शाह तुगलक की मदर थी, वो कौन थी? हिंदू थी। इसलिए ये पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक की जो मदर थी वो कौन थी? हिंदू थी। इसीलिए लोग क्या करते थे? लोगों ने मना कर दिया था, नहीं ये नहीं बैठ सकता गद्दी पे। रिफ्यूज़ करते गए लोग कि नहीं, हमने इसको नहीं बिठाना। तो इस तरह से जो इसकी कैरेक्टर दिखाया जाता है वो एक प्लीजिंग, मतलब अपीजिंग पर्सनैलिटी के हिसाब से दिखाया जाता है। तो जो इसका कैरेक्टर, इसकी पर्सनैलिटी है वो कैसी है? अपीजिंग। मतलब ये क्या करता है? लोगों को सिर्फ अपने तरफ कि मेरे को लोग माने, मेरी बातें सुने, मेरे कहे अनुसार चलें, उसके लिए, मतलब ये लोगों के लिए अपने आप को कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, तुम लोगों के लिए ऐसा करूँगा, हर कुछ करता रहता था लोगों के एफर्ट्स के लिए कि लोग मेरे को मानने लग जाएं, राजा मेरे को एक्सेप्ट कर लें। इसके लिए ये करता है, इसलिए इसको अपीजिंग पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। उसके अलावा ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग अपीज द नोबल्स एंड सोल्जर्स बाय इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस। इसने क्या करे थे? न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करे थे वो कौन कौन से थे और उसमें क्या क्या है। तो जो सबसे पहला टैक्स इसने इंट्रोड्यूस करा था वो क्या था? खाम्स। क्या था? खाम्स। KHAMS, खाम्स। इसमें इसने क्या कहा था? बूटी कैप्चर्ड इन द वॉर, कि जितने भी सामान वॉर में कैप्चर्ड होगा वो 80% आपको सामान क्या है? 80% तो हॉडे विच ही वंडिया जाएगा। मतलब जितना भी सपोज जितने भी सामान इन्होंने वॉर में कैप्चर करा उसमें से जितना भी 80% सामान होगा मैं आप लोगों में ही बांट दूंगा। तो इसने ये सबसे पहले खाम्स टैक्स लगाया। दूसरा इसने क्या टैक्स निकाला था? जाजिया। जाजिया। जाजिया टैक्स क्या था? अ टैक्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, कि जो नॉन मुस्लिम्स है वो क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे, मुस्लिम्स वाले टैक्स पे
नहीं करेंगे। अटैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि लोगों को ये था ये हिंदू, इसकी मदर जो है वो हिंदू कैटेगरी से है, तो ये मुसलमानों के बीच में रहने के लिए, राजा बनने के लायक नहीं है, तो इसने जजिया दूसरा टैक्स निकाला था। तीसरा टैक्स जो निकाला था वो क्या था? खरज। ये तीसरा टैक्स निकाला था, ये क्या था? एग्रीकल्चर टैक्स था। कौन सा टैक्स था ये? एग्रीकल्चर टैक्स था। इस टैक्स में क्या था? 1/10 दरबार विच जमा कराना है, बाकी तुसी अपने कोल रख सकते हो, मतलब जो भी है उसका 1/10 पार्ट आपने डिपॉजिट करवाना, बाकी सारा का सारा आपका ही रहेगा, उसमें से इसको कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। जो चौथा टैक्स था वो क्या था? ज़कत। चौथा टैक्स क्या था? ज़कत। ज़कत में इन्होंने क्या बोला था? 2.5% ऑफ इनकम ऑफ मुस्लिम स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम। मतलब मुस्लिम की 2.5% जो इनकम में से टैक्स लेंगे वो उन्हीं के ऊपर लगा दिया जाएगा, उन्हीं के वेलफेयर के लिए लगा दिया जाएगा। तो ये चारों टैक्स इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। सबसे पहला क्या था? खाम्स। देन खाम्स के लिए बूटी कैप्चर्ड इन द वर्ल्ड, जजिया टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, खरज एग्रीकल्चर टैक्स, एंड ज़कत 2.5% इनकम ऑफ द मुस्लिम ऑन द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स। उसके अलावा इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था एक डिपार्टमेंट, एक मतलब काउंसिल बनाई थी, वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्या थी? दीवाने खिरत। दीवाने खिरत। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने किया था। ये क्या था? ये किसके लिए था? मैरिज फॉर पुअर गर्ल्स। पुअर गर्ल्स की मैरिज के लिए ये निकाला गया था। मैरिज फॉर पुअर गर्ल्स एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल। उस टाइम जो चैरिटेबल हॉस्पिटल, एक तो ये मैरिज फॉर पुअर गर्ल्स के लिए इन्होंने दीवाने किरत बनाया था, उसके बाद एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट काम किए गए जिसके लिए ये जाने भी जाते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। चैरिटेबल हॉस्पिटल का नाम भी पूछ लेते हैं और मैरिज फॉर पुअर गर्ल्स के लिए जो डिपार्टमेंट था उसका नाम भी पूछ लेते हैं। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए जो था वो क्या था? दर उल शिफा। दर उल शिफा ये क्या है? चैरिटेबल हॉस्पिटल इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था। उसके अलावा इन्होंने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? फुतूहत ई फिरोज शाही। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? फुतूहत ए फिरोज शाही, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये इन्होंने लिखी थी। उसके बाद इस तुगलक डायनेस्टी का लास्ट जो पर्सन है वो आते हैं, दैट इज़ नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। लास्ट करेक्टर तुगलक डायनेस्टी का दैट इज़ नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब हुआ क्या इसमें मैं बता देती हूँ आपको पहले, फिर लिखते हैं। इसके टाइम पीरियड पे एक मंगल का लीडर था, नाम पता होना चाहिए आपको। मंगल का लीडर तैमूर एक मंगल का लीडर था, वो आया था, इसने अटैक करा था। मंगल ने अटैक करा था सेंट्रल एशिया के ऊपर। पर ये भी याद रखना, जो तैमूर जो आया था इसने सेंट्रल एशिया से अटैक करने से पहले इसने इराक और अफ़गानिस्तान को ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पूछ लेते हैं, सेंट्रल एशिया से अटैक करने से पहले किस की एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करके आया था? तो किसको ख़त्म करके आया था? एक इराक को और एक किसको ख़त्म करके आया था? अफ़गानिस्तान को। वहाँ इसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया था। अच्छा, इराक का नाम भी पूछ लेते हैं। इराक को उस टाइम क्या बोला जाता था? मेसोपोटामियन। क्या बोला जाता था? मेसोपोटामियन। तो ये भी याद रखना है, मेसोपोटामियन। इसने ऑलरेडी डिफीट कर दिया था इराक और अफ़गानिस्तान को, उसके बाद ये सेंट्रल एशिया पे आया था। इसने इसके टाइम पीरियड में ही अटैक करा था। ही ऑर्डर जर्नल मसाकरे एंड रॉब्ड पीपल, बहुत ज़्यादा लूट माट मचा दी थी। तो इसकी हेल्प किसने की थी उस टाइम? जो लूट माट मचाने के लिए जो तैमूर की हेल्प किसने की थी वो पूछ लेते हैं। खिज़र खान ने। किसने की थी?
खिज़र खान ने इसकी हेल्प की थी और इसकी वजह से इसने भी क्या कर दिया था, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को हरा दिया था और इसकी डायनेस्टी क्या कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। उसके बाद ये तो चलो मंगल था, इसने तो चले ही जाना था, तो इसने न्यू लीडर किसको बना दिया था, दिल्ली का सुल्तान किसको बना दिया था, खिज़र खान को बना दिया था। फिर उसने अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी जिसको सैयद डायनेस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सैयद डायनेस्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हमने तुगलक डायनेस्टी को कवर कर लिया। होप आपको आज का लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। जिसको नहीं समझ आया एक बार रिकॉल करके वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स कवर कर लेना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर देना सो दैट जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।